गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट 88। डेट है 25 फैब और सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है 10th और सब्जेक्ट है सभी को पता है इंग्लिश। तो हमारा टॉपिक क्या है? पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आप पहले भी इसको कर चुके हो क्योंकि अभी तक रिवीजन चल रही है। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ ब्रीफ पोएम दैट शोज हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज कैन बी मिसलीडिंग। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई एक बहुत छोटी सी पोएम है जिसमें उन्होंने ये शो किया है कि जो मानव की जजमेंट है, छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनको लेके वो उनको किस तरीके से मिसलीड करते हैं यानी मिसगाइड करते हैं, यानी वो अपने ही डाउट्स में फंसे रहते हैं। द पोएट डिपिक्ट्स द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री एज अ रीजन फॉर हिज चेंज ऑफ मूड एंड इंक्रीज्ड ऑप्टिमिज्म। अब इसमें पोएट जो शो कर रहा है वो दिखा रहा है कि क्रो को हम बैड ओमन मानते हैं ना, कि कौवे जब भी बोलते हैं कोई बुरी खबर आती है इस तरीके से मानते हैं। हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, तो जो पॉइजनस होगा तो वो अच्छा तो हो ही नहीं सकता, गुड तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर पोएट ने दोनों को, क्रो और हेमलॉक ट्री को, दोनों को एक ऑप्टिमिज्म का सिंबल माना है कि किस तरीके से उन्होंने उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया, उनके मूड को चेंज कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। लेट अस रीड द पोएम एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे बहुत छोटी सी पोएम है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनको करेंगे। तो ये हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दे The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जैसे जैसे कि जिस तरीके से कौवे ने आकर, ऐसा लग रहा है कि पोएट देखो ये कौवा बैठा हुआ है, क्रो बैठा है, यहाँ पे ये हेमलॉक ट्री दिखाया गया है इसमें। तो ऐसा लग रहा है कि इस ट्री के नीचे जो हमारे पोएट है वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही ये क्रो यहाँ पर इस पेड़ पर आकर, हेमलॉक ट्री पर आकर बैठा, तो उसने उसको हिलाया या फिर उसके विंग्स के मूवमेंट से वो ट्री हिल गया। जो उस पे स्नो गिरी हुई थी वो हिल गई और वो हेमलॉक ट्री से हिलकर पोएट पर जा गिरी, जिसकी वजह से उनका मूड हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया हो। वो पहले बहुत ही डिप्रेसिव, बहुत ही नेगेटिव फील कर रहा था, लेकिन जैसे ही जो स्नो उनके ऊपर गिरी, हेमलॉक ट्री से हिलकर जैसे ही वो उनके ऊपर गिरी तो उनका माइंड इस ओर गया और एकदम से उसने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, ऑप्टिमिस्टिक वो हो गए और इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा दिन बचा लिया। अब ये बहुत छोटी सी पोएम है। इस पोएम में मैंने आप सबको राइम स्कीम बताई हुई है, जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं उनको हम मैच करते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी राइम स्कीम बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? कहाँ बैठा हुआ था? ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे। वट डिड इट शेक ऑन द पोएट? पोएट ने क्या हिलाया? देखो स्मॉल पेबल्स, पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर, तो वो तो थे ही नहीं। डस्ट ऑफ स्नो, तो ये है हमारा आंसर। वट वॉज द पोएट्स मूड इन बिगनिंग ऑफ द पोएम? पोएम में उसका मूड कैसा था? पहले थोड़ा सा वो दुखी थे, थोड़े से डिप्रेसिव थे, थोड़े से नेगेटिव थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर जो स्नो थी वो गिरी तो उनका मूड थोड़ा चेंज हो गया, वो बेटर फील करने लगे और इस तरीके से उन्हें अपना दिन भी बचा लिया। तो हमारा ये आंसर हो गया। पहले वो क्या फील कर रहे थे? बिगनिंग ऑफ द पोएम, पोएम के बिगनिंग में वो थोड़ा डिप्रेसिव फील कर रहे थे। व्हाट चेंजेस द पोएट्स मूड? पोएट के मूड को कैसे, किसने चेंज किया? द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो शुक बाय द क्रो। जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो गिरे हैं क्रो के हिलाने से, उसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, आप सभी बच्चे कहोगे कि डस्ट का मतलब तो होता है धूल मिट्टी, लेकिन यहाँ वो मीनिंग नहीं है। इसका मतलब होता है पोर, डालना, थोड़ा सा, जैसे स्नो का थोड़ा सा गिरना, डालना उसके ऊपर। तो ये हमारे इसके आंसर थे फर्स्ट क्वेश्चन के। डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पेपर।
विच वर्ड इन द पोएम डज नॉट correspond टू रूड। रूड का मतलब होता है लेमेंट करना, पश्चाताप करना, किसी चीज़ पे रिग्रेट करना। तो वो चीज़ें रिग्रेट करना हो गया, मोन करना इस तरीके से। तो वो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इससे मैच नहीं करता वो कौन सा वर्ड है। तो देखो लेमेंट का मतलब भी होता है एक तरह से शोक प्रकट करना, तो ये भी नहीं है। रिपेंट ये भी बिल्कुल सेम हो गया, और बेमोन भी बिल्कुल सेम हो गया। लेकिन हमने क्या ढूंढना है, जो डज नॉट कोरस्पोंड, जो उसके कोरस्पोंड ना हो, जो उससे मिलता जुलता ना हो, वो हमें ढूंढना है। तो हमारा आंसर हो गया ये, क्योंकि ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। रिजुविनेट, रिजुविनेट का मतलब होता है एनर्जाइज करना, एकदम से आप एक फ्रेश मूड में आ जाते हो, वो वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। देखो बेटा, जिन बच्चों को राइम स्कीम नहीं आती तो मैं आपको यहीं पे सिखाती हूँ। लास्ट वर्ड को देखना, क्रो, तो इसको हम लिखते हैं ए। सेकंड वर्ड है हमारा लास्ट मी, तो क्रो और मी मिल नहीं रहा, तो ये हो गया बी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे स्नो, क्रो और स्नो एक जैसा लग रहा है, तो इसको हम दे देते हैं ए। फिर ट्री मी एक जैसे लग रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं बी, इसको लिखेंगे बी। तो हमारी राइम स्कीम फर्स्ट की बनी ए बी, ए बी। अब देखो यहाँ ऑप्शन में ए बी यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, और यहाँ भी दिया हुआ। अब हमें देखना है कि लास्ट जो 4 लाइन्स हैं इनका, कि किस तरीके से इनमें क्या है चेंजेस, तभी हम अपना कंप्लीट आंसर कर पाएंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे हम हार्ट को दे देते हैं ए। तो देखो यहाँ से ए स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब तो इसको अलग से देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। लेकिन अगर स्टेंजाज में 4-4 लाइन करके दे रखे हो तो आपको ए ही देना है। अगर उन्होंने पूरी पोएम को एक ही फॉर्मेट में एक ही साथ दिया हुआ है तो आपको फिर इसको कंटिन्यूएशन में चलना है। तो ये हमने लिख दिया सी, हार्ट सी, मूड डी, पार्ट हार्ट एक जैसा हो गया तो सी, फिर र्यूड मूड एक जैसा हो गया डी, तो ये क्या हुआ सी डी, सी डी। अब इसको देखते हैं हम, ए बी ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सी सी डी डी है। ए बी सी डी, और यहाँ पे सी सी डी डी है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर बचा सिर्फ ये, तो ये वाला हमारा आंसर है। ओके बेटा, अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं। हाउ वॉज द पोएट्स डे सेव्ड, पोएट का दिन कैसे बच गया था। वेन द सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो फेल ऑन द पोएट, जैसे ही वो कोल्ड और सॉफ्ट जो स्नो था वो पोएट के ऊपर गिरा तो उनका दिन बच गया था। वेन द सॉफ्ट, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो फेल on the poet, it changed his mood from the state of sadness to happiness। आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, जैसे क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। ये उसके मूड को कैसे सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज कर दिया था। उसके बाद लिखना है he started feeling peaceful peaceful This simple incident make him enjoy the remaining part of the day. So we can say that the falling of snow is saved his day. तो ये हमारा इसका आंसर है जी का। अब नेक्स्ट हम करेंगे एच, स्टेट एनी टू वर्सेस डिपिक्टिंग द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में किसका एग्जाम्पल हमें देने हैं, एलिट्रेशन के। आप बच्चे चाहो तो आप लोगों ने 9th क्लास में एक पोएम पढ़ी है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, उसका भी दे सकते हो। तो पहले वाला मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, डिड माई स्पिरिट
एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन जो होता है वो रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड होता है, जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनका। डिड माई स्पिरिट, उसके बाद लिखना है अपने स्पिरिट सेल। तो देखो इसमें एस, एस और एस के साउंड है, तो ये आपका क्या हो गया? एलिट्रेशन, जिसमें कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो और जो कि क्लोजली कनेक्टेड हो। देखो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो ये एक तो ये वर्स आप लिख सकते हो एक लाइन। दूसरा आप चाहो तो आपकी ही सिलेबस में एक पोएम है फायर एंड आइस, तो आप फायर एंड आइस का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो सम से द वर्ल्ड will the world will end in, यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसमें किसका साउंड है? देखो एस, एस सम से, तो यहाँ पे एस क्या रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी वर्स है। इन्होंने दो ही पूछा है, तीसरा आप इसी में से ले सकते हो। इसी लाइन में, इसी में फायर एंड आइस का ले सकते हो। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इसमें किसका रिपीटेशन है? एफ का। देखो एफ का रिपीटेशन है, तो ये आपका एलिट्रेशन के एक एग्जाम्पल हैं, और उन्होंने एलिट्रेशन के पूछे हैं फिगर ऑफ स्पीच में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स। व्हाट इज द अंडरलाइन मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम। पोएम में से इम्पोर्टेंट मैसेज कौन सा है जिसको हम अपनी हेक्टिक लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी हेक्टिक लाइफ पोएम से रिलेटेड हमारी हेक्टिक लाइफ को भी वो हेक्टिक लाइफ में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ सिंपल मोमेंट प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, कि कैसे एक सिंपल मोमेंट किस तरीके से सिग्निफिकेंट वो प्रूव हो सकता है और कैसे हमारे रेस्ट ऑफ द डे को वेस्ट होने से बचा सकता है। तो इसमें हमें पोएम का पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करने हैं, अपने हमें अपने पॉइंट्स लिखने हैं। आप यहाँ चाहो तो इनसे हिंट्स ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ये पूरा क्वेश्चन करा रही हूँ। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर है। द अंडरलाइनिंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर फुली। The poem shows that the little things in our life can make huge changes in our future. We should have a positive attitude even to simple acts. हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना चाहिए, क्योंकि दे कैन लीड टू द लर्निंग ऑफ ए बिग लेसन ऑफ एंजॉइंग लाइफ एज द फेल ऑफ स्नो। बिल्कुल वो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें जीवन का बड़ा लेसन दे सकते हैं लाइफ को इंजॉय करने के लिए। जैसे स्नो पोएट के ऊपर गिरी तो उसके मूड को उन्होंने चेंज कर दिया। होल कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स इज ऑल इन आवर माइंड। जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट होता है उनका वो हमारे माइंड में होता है और कहीं नहीं। सो वी शुड रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव एंड फाइंड हैप्पीनेस इवन इन स्मॉल थिंग्स। ये है हमारा ए पार्ट, और अभी नेक्स्ट जो है ये है हमारा बी पार्ट। तो बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है। क्वेश्चन जो है तो उसका आंसर है व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैवलॉक ट्री फेल ऑन पोएट ही टुक इट इन अदर वे। क्योंकि उन्होंने उसको किस वे में लिया? एक पॉजिटिव वे में लिया। पहले वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्नो उनके ऊपर गिरी तो उनका मूड चेंज हो गया और उनको एकदम से वो जैसे ये कहीं विचारों में गुम थे तो वो एकदम से सजग हो गए। He was depressed and sorrowful, but the moment the crow shook the tree and dust of snow fell on him,
He felt unburdened and relieved. The poet did not take the crow in negative way. He saved his day. The soft and cold snow changes his mood from the state of sadness to happiness. He started feeling so peaceful and refreshed. This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. Thus, we can say he became happy as it saved his rest of the day from being wasted and held in regret. We can save our life. तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। पोएम का जो असेंस है, जो मीनिंग है, डीप मीनिंग, वो यही है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेस और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ी सी भी जो आशा की किरण, उम्मीद हमें नज़र आती है, हमें वो पिकअप कर लेनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।